जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग फिर से जीके और साइंस को मिलाकर बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लगाइए और इस प्रैक्टिस सेट को आपको रिवीजन के तौर पर लेना है। ठीक है, टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है और आपका प्रयास होना चाहिए 50 क्वेश्चन में से कम 35 से 40 क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं। इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मध्य रात्रि सूर्य कहलाता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को। ठीक है, किसे बोला जाता है, नॉर्वे को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको शाम में 7:30 बजे एक क्लास करना है, उसके बाद रात में 8 बजे आपको दूसरा क्लास देखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जवाहर सुरंग किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जवाहर सुरंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे जवाहर सुरंग किस दर्रा में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा, भारत में वर्षा वन जो है उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत के वर्षा वन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। बताइए कौन कौन से क्षेत्र में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रहा था। अब देखिए, हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रहा था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए। पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और ये किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार की भूमि जो है किस नदी प्रणाली से अपवाहित है, तो गंगा नदी प्रणाली। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे कौन सी है, तो याद रखिएगा यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे देखिए, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। बताइए किस इलाके को गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। तो साथियों, दक्षिण इराक की भूमि को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप लोग साइड में लिखते चलिए। सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आपको अपना अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके बताना है।
तो फ्रंटल वर्षा जो है ये किस कारण से होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? चक्रवातीय गतिविधि के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो अम्लीय वर्षा होती है ये किसके कारण, एसिड रेन जो होता है ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसी दोनों गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है। आगे देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता क्या होती है? चलिए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर बताइए। अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है, ये आपको बता चुके हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता जो है बढ़ती है, और जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो वो घटेगा। तो फिलहाल आंसर याद रखिएगा, बढ़ती है। समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? और साथियों, सक्सेस वर्ल्ड MCQ का जो एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर से हट गया था, तो जिनका भी डिलीट हो गया था वो आ चुका है, आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम वही है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो देखिए, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आता है चंद्रमा और सूर्य, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, इसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, अगर आपसे पूछे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा, ठीक है, क्या है? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब है M फातिमा बीबी, सी ऑप्शन आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल 34 जज है, जिसमें से 33 जज है और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? बताइए, किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक दृष्टिकोण से। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं है? देखिए, संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से एक अनुसूची है 8। इसमें पहले 14 भाषाओं का उल्लेख था, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। तो 14 भाषाओं से जो 22 भाषा बना, तो 8 नए भाषाओं को कब कब जोड़ा गया है ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो बोला गया 8वीं अनुसूची में इसमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CAG, कैग, ठीक है, तो किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा से होते हैं। अच्छा, प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन आयोग की शक्ति नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो निर्वाचन आयोग के बारे में भी कई बार बता चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 324 आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी शक्ति नहीं है? मतदाता सूची तैयार करना, ये तो शक्ति है, ठीक है। प्रतीकों का आवंटन, यानी कि जो राजनीतिक दल का जो सिंबल दिया जाता है
प्रतीकों का आवंटन ये भी है, उम्मीदवार के नामांकन का पर्यवेक्षण करना ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चुनाव हेतु सामान्य नियम निर्धारित करना ये सभी हो जाएगा, जबकि मंत्रियों की नियुक्ति ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार की जाती है। राज्य के अधीन क्या है? बताइए, राज्य के अधीन क्या है? तो प्यारे साथियों, राज्य के अधीन आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है। तो इसका सही जवाब है आंतरिक एवं बाह्य दोनों। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में वित्त विधेयक जो है विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश नहीं किया जाता है, ये निचला सदन में पेश किया जाता है। जैसे कि केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो वित्त विधेयक है लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन जर्मनी में उल्टा है। जर्मनी में विधानमंडल के ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद में पेश किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, आखिरी बैठक कई बार बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक और आखिरी बैठक पूछा जाता है जो कि हुआ था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी के ठीक 2 दिन पहले। तो फिलहाल आंसर होगा डी ऑप्शन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? बताइए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में, और प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के बारे में कई बार बता चुके हैं। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, कौन सा? 1976 में 42वां संशोधन, जिसके तहत 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा माना जाता है। भाग 4 में डीपीएसपी है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार बताइए, मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया था, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है ये पहले से ही था, इसको बाद में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। भले मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसी के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, बाद में फिर 11वां मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने 1961 में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन आयोजित किया था? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? अच्छा, केंद्रीय सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी पूछे कौन है तो वो हो जाएगा आपका महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। लेकिन उच्चतम सिविल अधिकारी पूछे तो कौन हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिव। बी वाला ऑप्शन सही है। किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? जैसे कि हम सभी जानते हैं अलग अलग राज्यों का अलग अलग हाई कोर्ट है। जैसे बिहार का जो हाई कोर्ट है वो पटना में है, ठीक है। तो भारत में टोटल 28 राज्य है, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 28 राज्य है तो 28 हाई कोर्ट होना भी जरूरी है। होता क्या है, किसी 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बताना है इसमें से कौन सा ऐसा 2 राज्य है जिसका एक ही हाई कोर्ट है, तो ये है हरियाणा और पंजाब।
ठीक है, हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही हाई कोर्ट है जो कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। और 1966 में हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अच्छा, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को। डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? और साथियों, क्लास में हम आपको क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, अगर आपको उसका नोट्स चाहिए 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ, तो टोटल आपको 100 नोट्स दिया जाएगा। और साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी 1 लाइनर जीके मिलेगा। मात्र 39 का पेमेंट करके आप ये सब नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है महबूबा मुफ्ती। बी ऑप्शन सही है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो यहां पर इनमें से कौन व्यक्ति है आपको बताना है जिसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। तो यह है M.H.M. फाइनर। अधिकारी वर्ग करता है कौन सा कार्य? तो अधिकारी वर्ग जो होते हैं प्रशासनिक और अर्धन्यायिक तथा अर्धविधायी कार्य करते हैं। इसका आंसर होगा प्रशासनिक, अर्धन्यायिक तथा अर्धविधायी कार्य करते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो गंधक, जिसको सल्फर बोला जाता है, सल्फर यौगिक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुके हैं। इसका आंसर है एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या को गिनकर ही परमाणु संख्या का पता लगाया जाता है। आगे देखिए, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। सिंबल है Cr, परमाणु क्रमांक है 24। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। धब्बा रहित लोहा का मतलब है स्टेनलेस स्टील। क्या है? स्टेनलेस स्टील की बात की जा रही है यहाँ पे। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यह है रॉलेट एक्ट, ठीक है, जो कि मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। यह एक कठोर कानून था। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो यह है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से। अग्नाशय के बीटा सेल से ये इंसुलिन निकलता है। इसकी कमी से मधुमेह बीमारी हो जाती है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था?
तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कब किया था? तो 1839 में, 6 अक्टूबर 1839। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों इसके तहत संविधान में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था, ठीक है, इसलिए इसको 42वें संशोधन को मिनी संविधान माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? बताइए ऑप्शन के हिसाब से। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा वंश है जो कि सबसे लंबा समय तक चला था? तो वो है तुगलक वंश। सबसे लंबा शासन किया था तुगलक वंश ने। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है गुलाम वंश, और आखिरी वंश कौन सा है? आखिरी वंश है आपका लोदी वंश। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऑप्शन सही है। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो साथियों ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? मृतोपजीवी पोषण। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? बताइए, भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर 2017 में, ठीक है, 2017 में इसका नाम बदला था। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो चींटी के काटने से कौन सा अम्ल शरीर में प्रभाव करता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, बीच में एक रेखा है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ऊपर है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो तीनों में से सबसे लंबी रेखा बीच वाला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सा उत्तक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो यह है जाइलम, और खाद्य पदार्थ के लिए है फ्लोएम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए इसका सही जवाब है ट्यूरिन में, ठीक है, इटली के ट्यूरिन में स्थित है। किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन के हिसाब से बताइए, आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा गैलीलियो गैली को, ठीक है, गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो ये हो जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की स्थापना पूछा जाता है, जो कि 1983 में हुआ था। ये आपका केंद्र राज्य संबंध से था। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है, नर्मदा नदी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात।
नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। डैश सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। बताइए, सोवियत संघ के द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। डी ऑप्शन सही है। अच्छा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए, सोवियत संघ टोटल कितने देशों में विभाजित हुआ था? वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्यों से जुड़ी है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत है, दक्षिण पूर्व में भूटान है, दक्षिण में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में नेपाल है। एकमात्र पश्चिम बंगाल है जो सिक्किम से टच होता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है कौन? राष्ट्रपति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा, पहला तो आपको पता होगा कौन है, बताइए। उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, पांचवें स्थान पर मध्य प्रदेश। कम से कम 5 राज्य ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और लास्ट में मध्य प्रदेश। तो तीसरे स्थान पर अपना बिहार आता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, किस प्रकार का वृक्ष भारत के पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो यह है चीड़ का वृक्ष, ये पर्वतीय वनों में पाया जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, अब आपने 51 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। और जिनको भी क्लास का नोट सही है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए 9631887058। मात्र 39 का पेमेंट करके आप ये सब नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है तो देर मत कीजिए।